आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो जो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे रेशियो एनालिसिस करने वाले हैं। ये क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, तो इसको ध्यान से देखना है कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है। ठीक है ना। देखिए, ये जो रेशियो एनालिसिस कंपनी बनाती है, ये चैप्टर क्यों किया गया है। रेशियो एनालिसिस क्या करता है बच्चों, एक रिलेशनशिप दिखाता है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन द वेरियस आइटम ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। तो बोला गया है कि जो रेशियो है, हम लोग बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स जो होते हैं बैलेंस शीट के अंदर में, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में, इस रेशियो के थ्रू एक रिलेशन शो करते हैं उन दोनों के बीच में। ये एक्चुअली में यूज किया जाता है, समझ में कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल है और लोन है, तो आपके पास लोन है 10 लाख रुपए का और आपका कैपिटल बिजनेस में शेयर कैपिटल कितना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए। तो जब हम यहां भी ये रेशियो जब निकाल रहे हैं, तो हम रेशियो क्या दिखा रहे हैं, रेशियो दिखा रहे हैं, एक रिलेशन शो हो रहा है कि कंपनी के पास कितने का डेब्ट कैपिटल है और कितना कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल है, समझ में कि नहीं है। तो एक तरह से रिलेशन हम लोग शो कर रहे हैं। तो रेशियो एनालिसिस यही करता है। रेशियो एनालिसिस क्या करता है कि आपको रिलेशन दिखाता है डिफरेंट आइटम्स के, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट के डिफरेंट आइटम है, उनके बीच में जो रिलेशन शो करता है उसे ये दिखाता है। आया समझ में कि नहीं है। It is possible to assess the profitability, solvency and efficiency of an enterprise through the technique of ratio analysis। तो इसके वजह से रेशियो के थ्रू कंपनी का ये पॉसिबल होता है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जाना जा सके, सॉल्वेंसी कितना रेशियो है या इफिशिएंसी कितना है कि वो अपने पैसे पे करने के लायक है। तो ये सारी चीजें एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस। ओके, नाउ सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फिगर, स्टेबलाइज रिलेशन, प्रोवाइड कंपैरेटिव एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के हिसाब से हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव, दो फिगर के बीच में कंपैरिजन कर पाते हैं, दो अमाउंट्स के बीच में, दो आइटम्स के बीच में कंपेयर कर पाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया, रेशियो एनालिसिस से हम ये पता लगाएंगे कंपनी में प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, राइट। चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन, फिर डिसीजन कंपनी ने जो लिया है वो कितना इफेक्टिव है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे चेक कर पाते हैं। ऐसे में कि नहीं है। तो ये हमें समझ में आया कि अकाउंटिंग रेशियो एक्चुअली में हम लोग क्यों करते हैं बच्चों, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, अब यहां पे आते हैं हम लोग, देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो क्या है बच्चा। टाइप्स ऑफ रेशियो देखते हैं। देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा, टाइप्स ऑफ रेशियो में लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये 4 रेशियो हमें यहां पे कैलकुलेट करने हैं और सीखने हैं। अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं किसमें, लिक्विडिटी रेशियो में। जैसे हम लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो में 2 चीजें सीखेंगे हम, एक सीखेंगे करंट रेशियो और दूसरा सीखेंगे क्विक रेशियो। तो हम लोग एक एक वीडियो में एक एक रेशियो को करके सीखेंगे, राइट। तो ये हमारा करंट रेशियो, दूसरा हमको सीखना है क्विक रेशियो। नेक्स्ट आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में हमें सीखना है बच्चों डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, ठीक है, एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये हमें सीखना है किसके अंदर में, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर में। नेक्स्ट आता है हमारा टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये हमें सीखना है। अब आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। जैसे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कंपनी के कौन कौन से प्रॉफिट से रिलेटेड रेशियोज होंगे उसको सीखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो इतने सारे रेशियो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे 1 by 1। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले आता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी में हमने 2 रेशियो देखा था, एक हमने देखा था करंट रेशियो और दूसरा हमने देखा था क्विक रेशियो।
लिक्विडिटी रेशियो क्या है, इसे हमें क्यों करना होता है? टू मीट इस कमिटमेंट बिजनेस नीड लिक्विड फंड। अब देखिए, कंपनी को कभी भी बिजनेस जब आप चला रहे हो तो आपके डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर बिजनेस का कोई कमिटमेंट है पेमेंट्स से रिलेटेड, उसको मीट करने के लिए बच्चा आपके पास क्या होने चाहिए? लिक्विड कैश होने चाहिए, राइट? द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे द अमाउंट ड्यू टू द स्टेक होल्डर, द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे द अमाउंट ड्यू टू द स्टेक होल्डर एज एंड व्हेन इट इज ड्यू इज नोन एज लिक्विडिटी। मतलब कंपनी की या बिजनेस की एबिलिटी जो हो कि वो अपने ड्यू अमाउंट को स्टेक होल्डर को दे सके या दे पाने के कैपेबल हो, उसको क्या बोल देते हैं? कंपनी की लिक्विडिटी, राइट? तो द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कंपनी की बिजनेस की एबिलिटी हो कि वो पे कर सके अपने ड्यू अमाउंट अपने स्टेक होल्डर को टाइम में, तो उसे क्या माना जाएगा? कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है। अगर कोई कंपनी अपने स्टेक होल्डर के पेमेंट ड्यू डेट में राइट टाइम में पे कर पाती है, मतलब उसके पास लिक्विड फंड काफी अच्छे हैं, तो लिक्विडिटी कंपनी की अच्छी है, बिकॉज कंपनी इज कैपेबल ऑफ पेइंग इज ड्यू अमाउंट, अपने ड्यू अमाउंट को टाइमली पे कर पा रही है। तो वैसी कंपनी को कहा जाता है बेटा दे आर they have a good amount of liquid fund, right? नेक्स्ट, एंड द रेशियो कैलकुलेटेड, और जो रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कंपनी का लिक्विडिटी कैलकुलेट करने के लिए, उसी को हमें कहा जाता है लिक्विड रेशियो। आई होप एवरीबडी समझ में आ गया सबको, ओके? और याद रखना, हम यहाँ जो पेमेंट की बात कर रहे हैं उस पेमेंट की बात कर रहे हैं जो हमें शॉर्ट टर्म में पे करने हैं, ओके? तो लिक्विड कैश या लिक्विड फंड हमारा उसी पेमेंट के लिए यूज करा जाएगा जो हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पे करना होता है, राइट? इसीलिए देखो यहां पे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म इन नेचर, ओके? नाउ अब आते हैं हमारा पहला जो हम लोग यहां पे करने वाले हैं, ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले यहां पे जो हम लोग करने वाले हैं वो हमारा क्या है? करंट रेशियो है, ठीक है? तो यहां पे जब हम करंट रेशियो यूज करेंगे, करंट रेशियो यहां देखो, इसको लिखोगे आप करंट रेशियो ही। करंट रेशियो जब आप यूज करोगे तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। यहां पे मैंने लिखा हुआ है, तो ये आपका करंट एसेट है और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है, राइट? तो ये आपके क्या हो गए? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमारा जो करंट रेशियो है उसका फॉर्मूला हो गया करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। बट ये करंट एसेट्स के अंदर में और करंट लायबिलिटी के अंदर में हमें क्या क्या लेना है वो हमें अभी जानने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, करंट एसेट्स के अंदर में क्या होता है? कंपनी के पास जो भी एसेट्स हैं जिससे कंपनी होल्ड करती है 1 साल से कम पीरियड के लिए, राइट? तो यहां पे देखो ट्रेड रिसीवेबल, मतलब डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, कंपनी को ये पैसा जो डेटर के पास पड़ा हुआ है कंपनी के लिए करंट एसेट्स है, या बिल रिसीवेबल के फॉर्म में अगर कंपनी के पास पैसे पड़े हुए हैं, वो आपका विद इन 12 मंथ के अंदर पैसे रिसीव हो जाते हैं, इसीलिए उसे करंट एसेट्स में लिया जाता है। इन्वेंट्री, कंपनी के पास कोई भी इन्वेंट्री है, स्टॉक है, जिसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, अगर कंपनी के पास स्टॉक है जिसके अंदर में हमें स्पेयर पार्ट एंड लूज टूल नहीं कंसीडर करना है बच्चों, हमें क्या नहीं लेना है? हमें इन्वेंट्री के अंदर में एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट एंड लूज टूल नहीं लिया जाएगा। करंट एसेट में आप ट्रेड रिसीवेबल लोगे, इन्वेंट्री लोगे, बट इन्वेंट्री के अंदर में ये आइटम एक्सक्लूड रहेगा। उसके बाद ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, आपने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटी भी हम लोग बोलते हैं, तो वो भी आपके करंट एसेट्स के हिस्से हो जाएंगे। आपके पास कैश पड़ा हुआ है, बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास पड़ा है, कोई अक्रूड इनकम है, कहीं पे पैसे आपके इनकम मिलने बाकी हैं, और शॉर्ट टर्म लोन आपने कहीं पर किसी को दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें आपके करंट एसेट्स में ली जाती हैं। तो ये आपका करंट एसेट है बेटा, इसका मतलब होता है कि ये पैसा आपको लेस देन 1 ईयर के अंदर में रिसीव हो जाएगा, राइट? तो ये आपका लिक्विड फंड एक तरह से हो गया कि आपके पास इतने पैसे आ सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपका क्या हो गया? करंट एसेट्स हो गया। नाउ करंट लायबिलिटी क्या होता है? करंट लायबिलिटी मतलब होती है वो लायबिलिटी जो कंपनी को 2-4 महीने, 6 महीने, मतलब 1 साल के अंदर में पे करना हो। तो जहां पे पेमेंट आपको 1 साल के अंदर में करना हो, उन सारे लायबिलिटी को हम लोग क्या लेते हैं? कंसीडर करते हैं, करंट लायबिलिटी कंसीडर करते हैं। अब करंट लायबिलिटी में पहला आइटम होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा हो? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से आपने पैसे
ओवरड्रॉन कर लिए हैं तो आपको 2 महीने 1 महीने के अंदर में पे करना पड़ेगा, जो भी क्रेडिट पीरियड होगा उसके अंदर में। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको बैंक को पे करना है। ट्रेड पेबल, जिससे आपने सामान खरीदी है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं। बिल्स पेबल, जो आपको पे करना है, तो जो भी 2-3 महीने के अंदर में आपको पे करना पड़ सकता है, तो इस ट्रेड पेबल को भी हमें करंट लायबिलिटी के अंदर में कंसीडर करना होगा। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कोई अनअर्न इनकम है जो आपने रिसीव कर लिया है, तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, अनक्लेम्ड डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स अगर आपके पास है तो वो भी आप करंट लायबिलिटी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो दीज आर द आइटम व्हिच विल बी कंसीडर्ड इन द करंट लायबिलिटी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। इसको ध्यान से देखिएगा और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको ये फॉर्मेट पूरा मिल जाए। आया समझ में? चलिए, तो अभी हमने देखा कि करंट एसेट्स में क्या क्या लेना है। नेक्स्ट आता है क्विक रेशियो। अब इसको देखते हैं क्विक रेशियो में क्या है। क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। क्विक रेशियो के 3 नाम हैं। क्विक रेशियो को आपको 3 नाम से बताया गया है। क्विक रेशियो बोलते हैं उसको, लिक्विड रेशियो बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं। समझ में है कि नहीं है? अब करंट रेशियो आपने पढ़ा, अभी क्विक रेशियो पढ़ते हैं। क्विक रेशियो से पता चलेगा कि और कितना फास्ट आपका लिक्विडिटी है, मतलब और आप कितना करंट एसेट, आपको मान लीजिए स्टॉक है, इन्वेंट्री है, ये सब चीजें जो होती हैं आपको थोड़ा लंबा टाइम पीरियड लगता है पेमेंट आने में, बट यहाँ पे कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जो आपको और कम टाइम लगेगा, तो इसका मतलब कंपनी के पास और लिक्विडिटी अच्छी होगी, तो यहाँ पे हमें क्विक रेशियो निकालना है। तो इसका नाम क्या है? क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, या आप एसिड टेस्ट रेशियो बोल सकते हैं। आया समझ में कि नहीं है? अब आ जाओ क्विक एसिड या लिक्विड एसिड। तो देखो फॉर्मूला क्या है इसका, क्विक एसिड या लिक्विड एसिड बोल सकते हो, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब हमें क्विक एसिड और लिक्विड एसिड में लेना क्या है? देखिए जो जो आइटम हमने करंट एसेट्स में लिया है वो सारे आइटम हम लोग क्विक एसिड में लेंगे, बट खाली नहीं लेंगे तो क्या, इन्वेंट्री आपने करंट एसेट्स में लिया था यहाँ पे नहीं ली जाएगी, राइट? ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इन्वेंट्री नहीं, ठीक है, राइट है, ओके। तो करंट एसेट्स में जितने आइटम आप ले रहे थे, क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्विक रेशियो सीख रहे हैं। क्विक रेशियो का मतलब क्या हुआ, करंट एसेट आपने देखा था कि कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है, हम लोग पता लगाते हैं करंट रेशियो से। उसी तरह से और कितनी अच्छी है तो उससे हमें लिक्विड रेशियो से पता चल सकता है, क्योंकि देखिए करंट एसेट जब आप लेते हो बच्चों, उसके अंदर में स्टॉक्स हैं जिसको इन्वेंट्री हम लोग बोलते हैं, वो उसको आपको बेचने में टाइम लग सकता है, ठीक है ना? तो इसीलिए यहां से क्या हुआ कि क्विक एसेट में इन्वेंट्री को निकाल दिया गया, क्योंकि ये पैसा रिकवर जल्दी नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है इसको 4-6 महीना लग जाए, तो इसलिए पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं और कितना फास्ट रिसीव कर सकते हैं, वो एसेट हम लोग क्विक एसेट में कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा करंट एसेट्स के अंदर में जितने भी इन्वेंट्री है नहीं लेना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लेने, या कोई भी एडवांस टैक्स आपने दिया हुआ है तो उसे भी आप कंसीडर नहीं करोगे, राइट? बाकी जितने भी करंट एसेट्स में लिए जाते हैं वो सारी चीजें यहाँ आती हैं। और करंट लायबिलिटी में क्या होता है बच्चों, जो हमने वहां ऊपर में सीखा था, करंट लायबिलिटी विल बी कंसीडर इन द सेम मैनर, तो और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट एसेट, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसिड या लिक्विड एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसिड में क्या क्या लेना होता है, क्विक एसिड में सारे करंट एसेट्स आते हैं, खाली क्या नहीं आता, इन्वेंट्री नहीं आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आएगा, एडवांस टैक्स, ये सब कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, तो चलिए अब इसको देखते हैं आगे। नाउ तो हमने करंट रेशियो का फॉर्मूला सीखा, अब यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं। अब इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ठीक है? सबसे पहले आप यहां देखोगे, यहां पे कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स में क्या क्या लेना है, यहां पे आप देख रहे हो करंट एसेट्स के अंदर में हमें करंट इन्वेस्टमेंट दिखा, राइट? तो हमको इसको करंट एसेट्स में लेना है, राइट? इन्वेंट्री लेते हैं तो हम लोग इसको भी करंट एसेट्स में ले लेंगे। तो यहां पे देखो करंट इन्वेस्टमेंट दिखा, इन्वेंट्री दिखा, तो आपको इन्वेंट्री भी लेना है, राइट? ट्रेड रिसीवेबल ये भी आपका करंट एसेट्स में आता है, तो इसको भी हमने ले लिया, राइट? क्लियर है यहां तक? शॉर्ट टर्म बोरिंग दिख रहा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब होता है
ये जो आप देख रहे हो शॉर्ट टर्म बोरिंग जो देख रहे हो, आपने लोन लिया है तो ये आपका तो करंट एसेट नहीं हो सकता बच्चा। आपने लोन लिया है मतलब आपको वो पे करना है, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी होगी। क्या हो जाएगी? करंट लायबिलिटी। तो इसे हमें लेना है करंट लायबिलिटी के अंदर में, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब होता है वो लोन जो आपको 1 साल के अंदर में पे करना हो। तो करंट लायबिलिटी के अंदर में वो सारे पेमेंट लिए जाते हैं बच्चा जो आपको 1 साल के अंदर में रिपे करना है, इसीलिए उसे कहा गया करंट लायबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग आपका कहां लिया जाएगा? करंट लायबिलिटी में लिया जाएगा। तो देखो यहां पे जब हम लोग करंट लायबिलिटी की बात करेंगे तो करंट लायबिलिटी में देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग हमने कहा, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉरी शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो यहां पे देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको करंट लायबिलिटी के अंदर में लिया गया है। आई होप समझ में आया होगा। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब आपको पे करना है क्रेडिटर्स को, जिसके अंदर में क्रेडिटर्स आता है, बिल्स पेबल आता है, ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है, तो ये भी आपको करंट लायबिलिटी में लेना है। तो यहां पे जाकर देखो आपको ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में लिया जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? उसके बाद आया बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपके करंट एसेट्स में लिया जाता है। तो यहां पे देखोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके करंट एसेट्स में टोटल में लिया जाएगा। अब आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्या आया? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आया बेटा। तो ये आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब आपको शॉर्ट पीरियड के अंदर में पे करना है, तो ये आपके करंट लायबिलिटी में ले सकते हो, लेना होगा, राइट। अदर करंट लायबिलिटी यहां पे देखा 5000, तो अदर करंट लायबिलिटी भी आपको करंट लायबिलिटी के अंदर में लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब ये जो आपको दिख रहा है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब कंपनी ने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स एंड एडवांस दिया है। तो मतलब शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ 4 मंथ। तो इसीलिए आप इसको करंट एसेट्स में कंसीडर करोगे, राइट। टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट को ना तो करंट एसेट्स में नहीं लिया जाएगा। फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है? वो एसेट जो कंपनी के पास 1 साल से कई साल तक रहने वाली, मतलब फर्नीचर हो गई, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, प्लांट मशीनरी हो गई, तो जिसका लाइफ पीरियड हो मोर देन 1 ईयर हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? टेंजिबल फिक्स एसेट में लेते हैं। तो ये आपका करंट एसेट का पार्ट नहीं बनेगा, तो इसको भी हमें कंसीडर नहीं करना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है ना, तो कैश कंपनी के पास जो होता है तो ये अपने आप में लिक्विड एसेट है, तो उसको भी आपको करंट एसेट्स में लेना है। और एडवांस टैक्स आपने देके रखा है, तो ये भी आपका पार्ट ऑफ करंट एसेट्स हो गया। तो अब यहां से हमें समझ में आया कि क्या क्या करंट एसेट्स है और क्या क्या हमारी करंट लायबिलिटी है। तो जो जो हमारी करंट एसेट्स है वो यहाँ पे हम करंट एसेट्स में लेते वक्त सारी चीजें यहाँ पे ले लेंगे। देखिए करंट इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे लिया, राइट। उसके बाद इन्वेंट्री आया, हमने इन्वेंट्री दिया। उसके बाद देखो ट्रेड रिसीवेबल आया, हमने ट्रेड रिसीवेबल दिया। यहाँ पे देखो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग आपकी करंट लायबिलिटी है, तो यहाँ पे आपने शॉर्ट टर्म बोरिंग करंट लायबिलिटी में लिखी है। उसके बाद ट्रेड पेबल देखो आपने यहाँ पे करंट लायबिलिटी के अंदर में लिखा है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी करंट एसेट्स है, तो देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने करंट एसेट्स में लिया बच्चों। उसके बाद आओगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी है, तो देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हमने यहां पर भी करंट लायबिलिटी के अंदर में लिया है। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी है, तो ये भी देखो अदर करंट लायबिलिटी में हमें यहाँ पे करंट लायबिलिटी में लेना है, क्योंकि यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी इज द करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस करंट एसेट्स है, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस देखो आपने यहाँ पे लिया है एज अ करंट एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट नहीं लेते। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज अ कैश, तो उसे आपको कैश करंट एसेट्स में लेना है, तो इसे भी देखो हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट एसेट्स में ले लिया है। उसके बाद एडवांस टैक्स इज आल्सो करंट एसेट, तो आपने करंट एसेट्स के टोटल में एडवांस टैक्स को लिया है। अब ये सारे अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, लिखने के बाद वी आर गोइंग टू ऐड टुगेदर, और ये जो टोटल आया ये आपका टोटल हो गया करंट एसेट्स का। आई होप समझ में। और इसी तरह से हमने टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी दिया, और ये आपका आ गया टोटल करंट लायबिलिटी। तो टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी कितना हो गया? 30,500। टोटल ऑफ करंट एसेट्स कितना हो गया? 71,000। एक्सक्यूज मी। तो ये सभी को समझ में आया कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में क्या लेना है। जैसे ही आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ले ली है, टोटल निकल गया। जैसे ही आपके पास टोटल आया बच्चों, अब देखो अब हमें निकालना है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो जब आप निकालने जा रहे हो, तो यहां पे देखो हमने क्या किया, हमने यहां पे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स का टोटल आपके पास कितना आया था? 71,000
करंट लायबिलिटी का टोटल आया 30,500, राइट। तो जैसे ही आप ये लिखोगे तो यहां पे आपने देखा इसको डिवाइड जैसे ही करते हो आपका रेशियो आ गया 2.32। ये जब डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आता है बच्चा 2.32 और नीचे में कुछ नहीं है तो 1, रेशियो विल बी 2.32:1। ऐसे में कि नहीं है। और एक चीज बताएं कि ये रेशियो से कैसे पता चला कि कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है खराब है। ये तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि सर रेशियो तो यहाँ कुछ भी आ सकता है, तो पता तो चलेगा नहीं कि कितना रेशियो आने से कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो अच्छा है। यस, नहीं पता है तो इसको हमको जानना होगा। अभी आपको दिखाते हैं कि कंपनी का जो रेशियो है, आप देखोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड रेशियो देखो लिखा हुआ है। ये जो स्टैंडर्ड रेशियो आपको दिख रहा है बच्चों कि कंपनी का अगर स्टैंडर्ड रेशियो, लिक्विड रेशियो मतलब करंट रेशियो जो आता है, सॉरी इक्विक रेशियो है, हाँ देखो ये करंट रेशियो है। अगर कंपनी का करंट रेशियो 2:1 के तरह आएगा, 2:1, ध्यान देना, कंपनी का अगर स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 आया, अगर कंपनी का स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 आया तो उसे माना जाएगा कंपनी अच्छी है, राइट। कंपनी का लिक्विडिटी काफी अच्छी है, कंपनी काफी कैपेबल है कि अपने जितने भी शॉर्ट टर्म पेमेंट है, ड्यूज है, अपने स्टेक होल्डर को जो देने हैं कंपनी पेमेंट कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी को पे करना है 10 रुपए, करंट लायबिलिटी है 10,000 रुपए की, तो कंपनी को 10,000 रुपए पे करने हैं। बट कंपनी के पास करंट एसेट है 20,000 रुपए की, तो आपको भी दिख रहा होगा बच्चों कि 10,000 रुपए आपको पेमेंट करना है, बट कंपनी के पास 20,000 रुपए लिक्विड एसेट पड़ी हुई है, करंट एसेट पड़ी हुई है, तो आराम से कंपनी 20,000 में से 10,000 पे भी कर देगी तो भी कंपनी के पास 10,000 रुपया बचा हुआ रहेगा। तो मतलब कंपनी इज इन अ गुड पोजीशन टू पे ऑल इज करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए उसके पास काफी अच्छे लिक्विड एसेट हैं जिसको करंट एसेट हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 20,000 रुपए आपके पास अवेलेबल हैं, सिर्फ पेमेंट कितना करना है 10,000 रुपए। तो जब आप रेशियो यहाँ पे निकाल लो तो ये 2:1 आया ना, मतलब 1 रुपया पे करने के लिए कंपनी के पास 200 रुपए अवेलेबल हैं, तो इसको माना जाएगा कंपनी की लिक्विडिटी जो है वो काफी अच्छी है। तो इसीलिए माना गया बेटा स्टैंडर्ड रेशियो अगर आपका करंट एसेट्स का 2:1 होता है तो वो बेटर माना जाता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। सबको समझ में आया? तो इसको जब देखोगे यहाँ पे, ये हमने देखा स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 है, तो जो अभी हम लोग सम कर रहे थे यहाँ पे हमने देखा ये 2.32:1 आया। अभी जो हमने देखा था, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा 2.32:1 आया, राइट। तो मैंने क्या बोला था, स्टैंडर्ड रेशियो अगर 2:1 हो, मतलब इस रेशियो के बराबर हो तो अच्छा है। तो अगर 2 से जैसे ऊपर में आपका आना चाहिए था 2/1, बट आया क्या है बच्चों 2.32/1, मतलब और अच्छा है। तो मतलब कंपनी की रेशियो जो लिक्विडिटी रेशियो है वो काफी अच्छी है पेमेंट करने के लिए, तो इसे अच्छा स्टैंडर्ड रेशियो माना गया है। आया समझ में कि नहीं आया? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। चलिए ये हमने समझ लिया। अब हमको सीखना है क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं। ये भी सिंपल है, इसको ध्यान दोगे। जैसे मैंने कहा, ध्यान दो, अभी हमने कहा था कि यहां पे सारी चीजें दी हैं। क्विक एसिड्स में हम लोग सारे करंट एसिड्स लेते हैं, सारे करंट एसेट्स लेंगे जो हमने ऊपर में लिया था। तो सारे करंट एसेट्स का टोटल ऊपर में 71,000 आया था, बट उसमें क्या नहीं लेना है, मतलब हमें इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स नहीं लेना है। तो हमने ऑलरेडी करंट एसेट्स का टोटल निकाल लिया था, तो हम सीधा क्या करें, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स का वैल्यू यहां से माइनस कर दें तो हमारा लिक्विड एसिड या क्विक एसिड का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब ये हुआ बच्चा कि जब आप क्विक एसिड निकाल रहे हो, करंट एसेट्स का टोटल आपको पहले से पता था, इसलिए हमने क्या किया, करंट एसेट्स में क्या क्या नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि करंट एसेट कैलकुलेट करते वक्त हमने इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स सब लिया था, तो उसके अंदर में ये सारे भी इंक्लूड थे, इसीलिए उसमें से हमें ये माइनस करना है, क्योंकि ये क्विक एसिड में क्विक रेशियो निकालते वक्त नहीं लेना होता है। इसीलिए हमने क्या किया, टोटल हमें पता था, इन तीनों को माइनस कर दिया तो हमारा वैल्यू आ गया। इस तरह से आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए करंट एसेट का टोटल आपको नहीं पता तो डायरेक्टली यहां से हम ले लेंगे, क्योंकि यहां पे देखो जैसे करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, इसमें मेरे को क्विक एसेट में क्या नहीं लेना है, इन्वेंट्री नहीं लेना है,
प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेना है और हमको एडवांस टैक्स नहीं लेना है। इसके अलावा जितने भी करंट एसेट्स थे वो सारे क्विक एसेट में लिए जाएंगे। तो इसका मतलब वही हुआ कि सारे करंट एसेट्स जो हैं वो क्विक एसेट हैं इन तीनों के अलावा। आया समझ में बच्चों? तो ये आपको आ गया क्विक एसेट। और करंट लायबिलिटी आपने पहले निकाला था, यस और नो? और फिर अगर आप निकालना भी चाहो तो यहां निकाल सकते हो। तो यहां पे अगर आप निकालते हो तो आपको करंट लायबिलिटी निकल जाएगा फिर से वापस। करंट लायबिलिटी में यहां पे जब हम लोग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है देखो, 30,500, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लायबिलिटी, ये सब आया, ठीक है। और इसमें अभी हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट भी लेते हैं, राइट? इसको बैंक ओवरड्राफ्ट को भी आप ले लेना, ठीक है ना। इसमें नहीं लिया है तो लेकिन आपको बैंक ओवरड्राफ्ट को भी कंसीडर करना पड़ता है क्योंकि करंट लायबिलिटी अभी बैंक ओडी के साथ ही रहती है। तो इसीलिए मैंने कहा जो करंट लायबिलिटी आपके ऊपर थी वही करंट लायबिलिटी यहाँ पे भी आने वाली है। तो जब करंट लायबिलिटी यहाँ से आपको निकल गई, क्विक एसेट आपने यहाँ निकाला, तो क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करोगे तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा। और ये अच्छा, आप बताओ कि क्या कंपनी की लिक्विडिटी अच्छा है या नहीं अच्छी है, वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखोगे बच्चा कि कंपनी का रेशियो क्या है, 1.8:1 आया, बट आपका स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, वो 1:1 है। मतलब आपके पास 1 रुपए क्विक एसेट होने चाहिए 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, और आपके पास जितना पे करना उतना अवेलेबल है, तो क्विक रेशियो अच्छा माना जाता है। बट यहाँ पे क्या 1.8 है, मतलब मोर देन 1 है। आपके पास करंट एसेट जो है 1.8 है और लायबिलिटी आपको 1 रुपए पे करने हैं, तो ये और भी अच्छा माना जाएगा। तो दिस इज अ बेटर कंडीशन ऑफ द कंपनी। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर, यहां तक समझ में आया? ओके, अब आते हैं बच्चा नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, यहां पे देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशियो, ये दिया है, ठीक है। तो करंट रेशियो कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब देखोगे आप यहां पे, जैसे यहां पे हम लोग आते हैं, हमें टोटल एसेट दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है एंड नॉन करंट एसेट दिया हुआ है, लेकिन हमें करंट एसेट नहीं पता है। नॉर्मली आपको अगर मैं बताऊं तो जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, इसको ध्यान से देखोगे आप, यहाँ बैलेंस शीट होता है बच्चों, है ना। यहाँ पे ये मैं पुराने वाले बैलेंस शीट को लेके ही समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे हम लोग ये बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ पे आता है शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ पे आया करंट लायबिलिटी, राइट। यहाँ पे आती है नॉन करंट एसेट, ध्यान देना, और यहाँ पे आती है आपकी करंट एसेट। इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो टोटल ऑफ लायबिलिटी निकलती है, और इन तीनों को ऐड करने पे टोटल ऑफ एसेट निकलती है। ये हमको इस पुराने बैलेंस शीट को समझ के इसको आराम से हम समझ सकते हैं। अब देखिए, हमको यहाँ पे क्या दिया, टोटल एसेट का वैल्यू दिया है। तो मतलब टोटल एसेट का वैल्यू देने का मतलब मुझे ये वाला वैल्यू 1 लाख रुपए ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर हम मान लें कि हमको टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए ऑलरेडी अवेलेबल टोटल दिए हैं, तो ये टोटल यहाँ पे भी 1 लाख ही होगा, बिकॉज एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो टोटल एसेट मुझे दिया हुआ। अब देखो, अगर टोटल एसेट आपको मालूम है, यहाँ पे बेटा आपको नॉन करंट एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम नॉन करंट एसेट का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 50,000 बैठा लेते हैं, इसको हमने बैठा दिया, राइट, 50,000 यहाँ पे हमने बैठा दिया, नॉन करंट एसेट बैठा दिया। नॉन करंट लायबिलिटी 20,000 दिया हुआ है, तो नॉन करंट लायबिलिटी को भी हमने यहाँ पे 20,000 बैठा दिया, राइट। उसके बाद शेयर होल्डर फंड 60,000, तो ये भी हमने 60,000 बैठा लिया। उसके बाद टोटल एसेट का वैल्यू हमें 1 लाख मालूम है, ये तो पहले से हमने बैठा के रखा है, और ऐसे तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो, अगर मेरे को करंट लायबिलिटी जानना है तो हम सीधा क्या करें, 1 लाख से इन दोनों को माइनस कर दें, 60 + 20 80, तो कितना आएगा, 20,000 रुपए हमारे बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारी करंट लायबिलिटी निकल सकती है। और अगर 1 लाख से मैं नॉन करंट लायबिलिटी 50,000 माइनस कर दूं तो 50,000 रुपए हमारी करंट एसेट आ जाएगी। आया समझ में कि नहीं है? तो अब देखो फॉर्मूला क्या बना बच्चों, यहाँ पे देखो, करंट एसेट्स अगर मुझे जानना था तो हम टोटल एसेट से
नॉन करंट एसेट्स का वैल्यू माइनस करते हैं, तो देखो टोटल करंट एसेट से मैंने नॉन करंट एसेट्स का वैल्यू माइनस किया, जिससे हमारा वैल्यू 50,000 आ गया। एंड दिस इज द टोटल ऑफ करंट एसेट्स। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जैसे ही आप नेक्स्ट पार्ट में आओगे, यहां पे करंट लायबिलिटी चाहिए हमको। तो देखो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए क्या करना था, कुछ नहीं, हमें मालूम था टोटल एसेट्स का वैल्यू, मतलब दोनों तो साइड इक्वल होता है, तो टोटल एसेट मान लो आपको दिया हुआ है। तो टोटल एसेट से अगर मैं शेयर होल्डर फंड और इसको माइनस करता हूं तो निकलता है मेरा करंट लायबिलिटी। तो देखो टोटल एसेट से मैंने शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लायबिलिटी माइनस की, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू कितना आया, 20,000। देखो यही 20,000 यहाँ पे भी है। तो आप इसको उस तरह से समझ सकते हो, फॉर्मूला उसी तरह से आया है बच्चों, राइट। और जैसे ही आपने ये देख लिया करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकल गई, तो फॉर्मूला आप बैठाओ, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, 50 डिवाइड बाय 20, 2.51, और ये आपका बेटर आंसर आ गया। आया समझ में कि नहीं है? तो आप लोग बीच बीच में इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बच्चों। ओके, अब देखिए इसमें कुछ टाइप के सम्स है रेशियो में। क्या बोला है पहले समझिएगा। बोला है कि द करेंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1। ध्यान देना, जो करंट रेशियो कंपनी के दिए हुए हैं वो 2:1 है। ओके, करंट रेशियो आपका बेटा दिया हुआ है 2:1। द करंट रेशियो ऑफ द कंपनी 2:1 कैसे आया होगा, ऐसे समझ लो आप कि कंपनी का करंट एसेट, मान लो कंपनी के करंट एसेट 2 लाख रहे होंगे, ऐसे समझ लेते हैं, और करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख रही होगी। अगर आप इसको काटते हो तो 2/1 दैट इज 2:1 आया। तो इसीलिए यहां पे आपको करंट एसेट करंट रेशियो 2:1 दिख रहा है। तो मतलब आपकी करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करके रेशियो आया है। मतलब कंपनी के पास, मान लेते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो ये 2 लाख और ये 1 लाख है। आप कुछ भी ले सकते हो, इसको अगर मैं 10 लाख मान लूं, इसको 5 लाख मान लूं, तो भी मेरा 2:1 ही आएगा। यहाँ पे क्योंकि मुझे करंट एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू नहीं पता, बट रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो आया कैसे होगा वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, राइट। अब देखो ये आपसे पूछ रहा है कि स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज इन द रेशियो। मतलब ये जो सिचुएशंस आपको दिख रहे हैं, इससे बताइए कौन से केस में जो रेशियो है वो या तो इंप्रूव होगा, या तो डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, या तो चेंज नहीं होगा। ये आपको बताना है, ठीक है ना। और जिस तरह के सम्स हम लोग अभी कर रहे हैं, एकदम सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। इसलिए आप फोकस इसको जरूर देखना, ठीक है। चलिए पहला हम लोग देखते हैं यहां पे। फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू सी, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। पहला चीज हम लोग जो सीख रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई लायबिलिटी, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, ध्यान दो, रीपेमेंट, ये आपका रीपेमेंट है ऑफ करंट लायबिलिटी। अगर आप कोई करंट लायबिलिटी को रीपेमेंट करते हो तो क्या उसका इफेक्ट आपके करंट रेशियो पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो हमको समझना है। अब मान लीजिए करंट लायबिलिटी की बात हो रही है, तो मान लो आप करंट लायबिलिटी पे कर रहे हो, क्रेडिटर हो सकता है, ऐसा समझ लो। तो क्रेडिटर को अगर आप पे कर रहे हो तो क्रेडिटर हो गया, और दूसरा कैश हो गया या बैंक हो गया, राइट। क्रेडिटर को जब आप पे करते हो तो बेटा क्रेडिटर डेबिट होता है और बैंक क्रेडिट होता है। क्रेडिटर आपकी क्या थी, करंट लायबिलिटी थी। अब आपकी वो करंट लायबिलिटी तो डिक्रीज हो जा रही है, और बैंक आपका क्या था, करंट एसेट था, वो भी आपका डिक्रीज हो जा रहा है। मान लो हमने, एज पर एग्जाम्पल, मान लो हमने 50,000 रुपए की करंट लायबिलिटी पे की है,
तो अगर हमने 50,000 की करंट लायबिलिटी पे की है तो हमारा क्रेडिटर जो कि करंट लायबिलिटी है वो भी 50,000 से डिक्रीज हो रहा है, और बैंक जो कि मेरा करंट एसेट है वो भी 50,000 से डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब मेरा करंट एसेट भी डिक्रीज होगा और करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज होगा। तो जैसे मान ली लेट अज्यूम द करंट एसेट, जैसे हमने कहा था एग्जाम्पल में, अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो करंट एसेट है वो 2 लाख है और करंट लायबिलिटी जो मेरी है वो 1 लाख रुपए है। कितनी है? 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी भी है, राइट। तो अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी 2 लाख और 1 लाख की है तो करंट रेशियो क्या था आपका दिया हुआ? 2:1 पहले से दिया हुआ था। अब देखो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 50,000 ऑफ द क्रेडिटर इज पेड बाय चेक। तो आपने पेमेंट जो किया है क्रेडिटर को, क्रेडिटर आपकी क्या थी? करंट लायबिलिटी थी, और चेक मतलब बैंक, ये आपका करंट एसेट था। तो ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है और ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है। तो आपको करंट लायबिलिटी से भी 50,000 रुपए माइनस करने होंगे और करंट एसेट से भी 50,000 माइनस करने होंगे। तो देखिए हमने यहां पे गया 2 लाख हमारी करंट एसेट्स थी, 2 लाख से मैंने 50,000 करंट एसेट से माइनस किया और ये हमारी करंट लायबिलिटी तो उससे भी 50 माइनस किया। तो मेरा अमाउंट कितना है? 1,50,000 और 50। जब हमने रेशियो निकाला तो ये 3:1 आया, बट पहले हमारा रेशियो क्या था? 2:1 था। तो यहां से आपको दिखेगा कि रेशियो आपका क्या हो रहा है बच्चों? इंप्रूव हो रहा है। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। फर्स्ट केस आप सभी को समझ में आया बच्चों? चलिए अभी नेक्स्ट केस में चलते हैं। अब आते हैं केस नंबर 2 में। अब आते हैं बच्चा केस नंबर 2 में। जैसे ही आप आओगे केस नंबर 2 में आपको यहां दिखेगा, अब हम लोग बात कर रहे हैं परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। जब आप परचेस करते हो गुड्स में तो 2 चीजें होती हैं, एक परचेस और क्रेडिट में कर रहे हो तो क्रेडिटर। परचेस में मान लो आपका स्टॉक है जो कि एसेट है, ये आपका करंट एसेट्स है और ये आपकी करंट लायबिलिटी या क्रेडिटर आपकी करंट लायबिलिटी है। जब आपने यहां पे परचेस किया तो जो आपकी स्टॉक है वो भी इंक्रीज हो रही है और साथ साथ करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, राइट। इसका मतलब ये हुआ। चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। हमने अज्यूम किया पहले से कि हमारा करंट एसेट 2 लाख है और करंट लायबिलिटी हमारी 1 लाख रुपए है एज पर आर अजम्पशन, और रेशियो हमारा क्या दिया हुआ था? 2:1 है। नाउ जैसे ही आप अज्यूम कर रहे हो कि आपने ये जो परचेस किया है, मान लो 1 लाख रुपए का आपने परचेस किया, तो अगर 1 लाख का परचेस किया तो आपकी करंट एसेट भी 1 लाख से इंक्रीज हो रही है और करंट लायबिलिटी भी 1 लाख से इंक्रीज हो रही है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड लिया। चलिए ओके, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों हो रही है। अब देखो जैसे यहां पे हम लोग देख रहे हैं बेटा, तो हम यहां पे जाएंगे, हमारा पहले से करंट एसेट 2 लाख था, हमने बिठाया और हमारी करंट एसेट 1 लाख थी और हमने परचेस किया, अज्यूम किया हमने परचेस किया 1 लाख का, तो 1 लाख से करंट एसेट और 1 लाख से करंट लायबिलिटी दोनों बढ़ेगा। तो जैसे हमने बढ़ा, ये 3 लाख ये 2 लाख आया और रेशियो कितना हो गया? 1.5:1 आया। पहले रेशियो कितना था? 2:1 था। तो आपको दिखेगा 2:1 होना चाहिए बट 1.5 हो गया। आपका जो रेशियो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो वी कैन से नाउ कि आवर रेशियो इज रिड्यूसिंग। तो इसीलिए नीचे में इसको देखोगे आप, यहां पे आपको नीचे में दिखेगा बच्चों कि यहां पे लिखा हुआ है रिड्यूस्ड। आया समझ में कि नहीं है? तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। और सेकंड केस, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड केस। अब आते हैं थर्ड केस में। जैसे ही आप थर्ड केस में आते हो, यहां पे लिखा हुआ सेल और ऑफिस टाइपराइटर बुक वैल्यू 40,000 फॉर 3,000 ओनली। अब देखो जब आप इसको बेच रहे हो, ध्यान से सुनना है, सेल ऑफ ऑफिस टाइपराइटर, देखो बच्चों इसको क्या हुआ है,
सेल ऑफ ऑफिस टाइपराइटर। अब जब बात कर रहे हैं ऑफिस टाइपराइटर की, तो ये ऑफिस इक्विपमेंट होता है बच्चों, ऑफिस इक्विपमेंट जो कि करंट एसेट नहीं है, ये आपका फिक्स एसेट होता है, ठीक है, ये आपका करंट एसेट नहीं है। तो एक हो गया ऑफिस इक्विपमेंट। और आपने सेल ऑफ ऑफिस टाइपराइटर किया है, तो जब बेचा है तो आपको पैसे मिले होंगे। तो यहां पे मान लिया हमने आपके बैंक में भी पैसे आए हैं, तो बैंक तो हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये हमारा करंट एसेट है। आपको पता है कि बैंक अकाउंट जो है आपका करंट एसेट है। तो जब आपके पैसे मिल रहे हैं, जब आपने बेचा, तो आपकी करंट एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे कोई करंट लायबिलिटी में इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ आपके करंट एसेट इंक्रीज होने वाले हैं और करंट लायबिलिटी में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो चलिए अज्यूम करते हैं करंट एसेट 2 लाख और ये आपका 1 लाख था, और आपने जो यहां बेचा है कितने का, देखो दाम था 4,000 रुपए, आपने 3,000 में बेचा है बेटा, तो आपके बैंक में तो 3,000 ही आए होंगे, तो करंट एसेट आपका 3,000 से बढ़ गया। यहां पे हमने एज्यूम किया कि मेरा 2 लाख था पहले करंट एसेट, और ये मेरा 1 लाख 3,000 रुपए हमारे करंट एसेट में और बढ़ गया। तो ये 2 लाख 3,000 डिवाइड बाई 1, तो ये कितना हो गया 2.03:1, और पहले कितना था 2:1, तो ये भी आपका इंप्रूव हुआ है। तो नाउ यू कैन से द सेकेंड केस में भी हमारा ये थर्ड केस में इंप्रूवमेंट हो रहा है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। चलिए अब मूव करते हैं बेटा थर्ड केस में। अब नाउ वी मूव टू द थर्ड केस, फोर्थ केस। फोर्थ केस में देखो, जब हम बात करते हैं फोर्थ केस की, फोर्थ केस में सेल ऑफ मर्चेंटाइज, मतलब गुड्स आपने बेचा है, कॉस्टिंग 10,000 फॉर 11,000। तो जैसे ही आपने गुड्स बेचा, इसको ध्यान से सुनना बच्चों, जब आप गुड्स बेच रहे हो तो आप सेल ऑफ मर्चेंटाइज गुड्स कॉस्टिंग 10,000, दाम था 10,000, आपने बेचा 11,000 में। ऐसे समझो आपने बेचा होगा तो बैंक में पैसे आए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, और कितना रुपया आया है आपके पास 10,000 रुपए। बैंक में आया कितना बच्चों, आपने सेल किया, बैंक में आपका आया 10,000 रुपया। और दूसरा, आपने जब सेल किया होगा तो आपके सेल हुए होंगे 11,000 रुपए से, सेल वैल्यू आपका 11,000 रुपए है ना। अच्छा सॉरी, सेल ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग, सॉरी 10,000 दाम था, आपने इसको बेचा है 11,000 में, ध्यान दो 11,000 में बेचा है। लेकिन जो आपने सेल किया, भले 11,000 में बेचा है, लेकिन आपका दाम कितना था बच्चों 10,000 रुपए। तो ये जो सेल आप जब कर रहे हो, तो एक तरह से इसमें से जो आपका, जब आपने सेल किया उसमें से जो मटेरियल आपने खरीदा था वही यूज हुआ होगा प्रोडक्शन में। तो मटेरियल आपका जो गया उसका कॉस्ट कितना था 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया आपका यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू चला गया, घट गया, यूज हो गया। और स्टॉक क्या होता है बेटा, आपका करंट एसेट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बैंक बैलेंस बढ़ रहा था, वो क्या था, करंट एसेट था। करंट एसेट इंक्रीज कितना से हो रहा था 11,000 से। लेकिन जब आपने सेल किया तो आपके स्टॉक रिड्यूस हुए। आपने भले इसको 11,000 में सेल किया, बट आपका स्टॉक का कॉस्ट था कितना 10,000, तो स्टॉक तो आपका 10,000 ही डिक्रीज होने वाला है। तो आपके स्टॉक से करंट एसेट से 10,000 माइनस होंगे। तो इसका मतलब करंट एसेट में 11,000 रुपए ऐड करना होगा और 10,000 रुपए आपको माइनस करना होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसीलिए 10,000 रुपया माइनस हुआ, 11,000 आपका प्लस हुआ। और करंट लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आया है। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया, अमाउंट हो गया 2,01,000 डिवाइड बाई 1, और ये हो गया 2.0:1। और यहाँ पे पहले कितना था 2:1 था। तो यहां से भी आपको इंप्रूवमेंट दिखने वाला है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट केस। अब आते हैं नेक्स्ट केस में। जैसे ही आप नेक्स्ट केस में जाओगे, अब आता है हमारा फिफ्थ केस। तो इसमें ध्यान देते हैं फिफ्थ केस में। फिफ्थ केस क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान दो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मान लो यहां पे भी एज्यूम करते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आपने जब डिविडेंड दिया होगा, कोई ऐसा डिविडेंड जो अनक्लेम्ड हो, बाकी हो, तो मान लो अनक्लेम्ड डिविडेंड था। अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, सब ने डिविडेंड पे कर दिया था, सबको पेमेंट हो गया था, कुछ शेयर होल्डर के डिविडेंड अब पे किए गए हैं।
तो जब ये पहले ड्यू था तो ये आपके लिए करेंट लायबिलिटी थी, अब आप इसको पे कर रहे हो तो करेंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी। अब पेमेंट करते वक्त आपने बैंक से पे किया होगा, ये आपकी करेंट एसेट है तो ये भी डिक्रीज हो रही है, राइट। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास करंट एसेट था 2 लाख का, करंट लायबिलिटी था 1 का, तो हमने यहां देखो लिखा 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। लेकिन जब आपने डिविडेंड पे किया, मान लो आपने डिविडेंड पे किया 50,000 रुपए का, तो बैंक से 50,000 रुपया अनक्लेम्ड डिविडेंड जो कि करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, और बैंक से भी 50,000 डिक्रीज हुआ जो कि करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट बोथ आर डिक्रीजिंग बाय 50,000। तो यहाँ पे दोनों का 50,000 माइनस कर दिया गया, तो 2 लाख माइनस 50 आ गया 150, 1 लाख माइनस 50 आ गया 50, डिवाइड किया 3:1। पहले रेशियो था 2:1, अब हो गया 3:1। दैट इज ऑल्सो इंप्रूविंग। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर। यहां तक बच्चों सबको समझ में आया होगा।